बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेसन रेशो एनालिसिस। पिछली क्लास में पढ़ने रेशो के टाइप्स पढ़े थे। उसमें अपन ने पढ़ा था कि रेशो को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिटेल पढ़ ली थी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, 4 प्रकार के रेशो अपन ने पढ़े थे। इस क्लास में अपन फर्स्ट की वापस पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो फर्स्ट रेशो, पूरे 4 रेशो हैं। तो इसके अंदर 4 रेशो है। देखिए, फर्स्ट के अंदर 4 रेशो है। पहला है करंट रेशो। करंट रेशो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। मतलब करंट रेशो बोल दीजिए या वर्किंग कैपिटल रेशो कह दीजिए, एक ही बात है। लेकिन वर्किंग कैपिटल अलग है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल रेशो वो अलग है। मतलब वर्किंग कैपिटल अलग चीज है, ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल रेशो अलग चीज है और वर्किंग कैपिटल रेशो का दूसरा नाम होता है करंट रेशो। सेकंड अपना है लिक्विड रेशो, या उसको आप कह सकते हैं क्यूक रेशो, या उसको आप कह सकते हैं एसिड रेशो। यानी लिक्विड रेशो को 3 नाम से जाना जाता है, लिक्विड रेशो, क्यूक रेशो और एसिड रेशो। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का एब्सोल्यूट रेशो या सुपर लिक्विड रेशो। 2 नाम है इसके, एब्सोल्यूट रेशो या सुपर लिक्विड रेशो। और फोर्थ है केस रेशो। पहले भी मैंने पिछली क्लास में जब रेशो पढ़ाए थे तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशो बताए थे जो सवाल में बार बार रिपीट होंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो है उनकी मैं टिक लगा देता हूँ। मतलब करंट रेशो और लिक्विड रेशो या क्यूक रेशो या एसिड रेशो, जो शुरू वाले 2 हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये 2 ही सवाल में रिपीट्स होंगे। ये तो मैं एक नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, बाकी सवालों में ये चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, मतलब इसमें करंट रेशो और लिक्विड रेशो यदि आपको फॉर्मूला ध्यान है तो अपना आगे की प्रोसेस जो है वो आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला लगभग सभी को आता होगा, बहुत आसान है। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। और मतलब या इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं, करंट का मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है और रेशो आर से स्टार्ट हो रहा है तो आर कह सकते हैं, यानी सी आर करंट रेशो। सी का मतलब करंट और आर का मतलब रेशो। और यहाँ पर करंट का मतलब सी और एसेट्स का मतलब ए, शॉर्टकट में सी ए कह देंगे, सी ए। करंट लायबिलिटीज, करंट का सी और लायबिलिटीज का एल, तो सी आर बराबर सी ए बटा सी एल, यानी ये करंट रेशो का शॉर्टकट में सूत्र हो गया। आदर्श अनुपात 2:1 है। आदर्श अनुपात उसे कहते हैं कि उससे यदि ज़्यादा है तो भी गलत है और उससे कम है तो भी गलत है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपकी बिजनेस, आपकी फर्म है और आपके पास में जैसी भी आपकी फर्म है, जैसे मान लीजिए बड़ी फर्म है तो ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसमें करंट लायबिलिटीज भी ज़्यादा होगी फिर। और छोटी फर्म है तो उसमें करंट लायबिलिटीज भी कम होगी, तो उसमें पैसे की जरूरत भी कमी पड़ेगी। मतलब फर्म कैसी है आपकी, बड़ी है या छोटी है, मीडियम है या कंपनी जो भी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो 2:1 का मतलब ये समझ लीजिए आप कि करंट एसेट्स 2 रुपये हो तब करंट लायबिलिटीज 1 रुपया होनी चाहिए। मतलब करंट लायबिलिटीज की तुलना में करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए। यदि करंट लायबिलिटीज की तुलना में करंट एसेट ट्रिपल है, मतलब जैसे मान लीजिए 3:1 है, वो भी गलत है। और मान लीजिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों बराबर है 1/1, तो भी गलत है।
मतलब आदर्श अनुपात का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आदर्श अनुपात 2:1 है, 2:1, तो 2:1 से अधिक भी एक संस्था के लिए ये जोखिम भरा हो सकता है और इससे कम भी जोखिम भरा हो सकता है। कुल मिलाकर आदर्श अनुपात एक ऐसा अनुपात है जिससे ज़्यादा भी रिस्की हो सकता है और कम भी नुकसानदायक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन इस तरह से लें कि आप जैसे मान लीजिए कि मोटरसाइकिल मेंटेन कर रहे हैं, मतलब एक तरह से मोटरसाइकिल से आप आने जाने का काम करते हैं कहीं पर भी, और आपकी जेब में मान लीजिए कि अपन मिनिमम 2,000 रुपये आपकी जेब में मान लीजिए, तो आपकी पर्स में 2,000 रुपये हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए मोटरसाइकिल में अपन को पेट्रोल भरवाना पड़ सकता है या पंचर वगैरह हो जाए तो उसको भी पंचर निकलवाने के लिए भी अपने पास में कुछ पैसे चाहिए, और भी मान लीजिए छोटी मोटी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए भी 200-500 रुपये जो भी है चाहिए। इस तरह से यदि आपके पास में 2-3 हज़ार रुपये आपकी पर्स में है तो आप मोटरसाइकिल मेंटेन करने में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई डेली रूटीन में दिक्कत आएगी। मतलब इतना लगभग आपके जेब में होना चाहिए। 4 व्हीलर है तो मैं मान कर चलता हूँ भाई कम से कम 5-10 हज़ार रुपये आपकी जेब में होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब आप मान लीजिए कहीं पर भी आने जाने का, मोटरसाइकिल से आप आने जाने का रहता है आपका, और 10 लाख रुपए आप जेब में लेकर घूमते हैं कि कभी भी दिक्कत हो तो चाहिए, नहीं, वो आपका अनयूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यदि उस पैसे को अपन किसी को उधार दे दें या बैंक में एफडी भी करा दें या अपन बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपन को कुछ इनकम वहाँ से मिल सकती है। कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो भी बैंक में एफडी करा देंगे तो भी ब्याज तो कम से कम मिलेगा, चाहे कम दर से मिले लेकिन मिलेगा। लेकिन आप उस पैसे को जेब में लेकर घूम रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट है। मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आप सुबह 2 रोटी खाते हैं और शाम को 2 रोटी खाते हैं, तो आदर्श रोटी हो गई आपकी 2। आप 1 ही रोटी खाएंगे तो आप भूखे रह जाएंगे, 2 से ज़्यादा खाएंगे तो आप परेशान होंगे। तो कम भी नुकसानदायक है और ज़्यादा भी नुकसानदायक है। जितना मतलब आपके लिए सूटेबल है उसे आदर्श कहते हैं अपन। तो यहाँ पर आदर्श अनुपात का मतलब है कि 2:1 होना चाहिए। 2:1 का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितनी करंट लायबिलिटीज है उससे करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए। ये सबसे बढ़िया आदर्श अनुपात है। जैसे मान लीजिए करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपए है तो करंट एसेट्स 2 लाख होनी चाहिए। करंट लायबिलिटीज मान लीजिए 2 लाख है तो करंट एसेट्स 4 लाख होनी चाहिए। यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की डबल होनी चाहिए, करंट लायबिलिटीज की करंट एसेट डबल होनी चाहिए। मतलब 1 रुपया यदि करंट लायबिलिटीज है तो करंट एसेट्स 2 रुपया होना चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी संस्था के लिए ठीक नहीं है और इससे कम भी संस्था के लिए ठीक नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा है करंट एसेट्स आपके पास, तो जो भी आपके पास केस वगैरह है उसको आपको बैंक में जमा करा देना चाहिए, और कम है तो फिर आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्थिति कभी भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट बात ये आ रही है कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। तो आप सब जानते हैं केस प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बीआर प्लस एक्रूड इनकम, ऐसी कई चीज़ें अपने करंट एसेट्स में आती है। और आपको मैंने एक इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले रेशो भी अवेलेबल करवाया है, 20-22 पेज का पूरा रेशो का वो नोट्स है, तो उसके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं डाउनलोड करके, ऐप्स से डाउनलोड करके उसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
तो उसके अंदर पूरी डिटेल है कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ आती है, वो उसमें एक एक चीज़ को लिख रखा है मैंने, है ना, तो वहाँ देख सकते हैं आराम से। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज में जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स पेबल आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आता है, तो ये सब चीज़ें करंट लायबिलिटीज होती है। तो पूरी डिटेल यदि आपको एक एक चीज़ आराम से समझना है तो बिल्कुल नोट्स में मैंने इन सब चीज़ों को लिख रखा है कि करंट असेट्स में क्या क्या चीज़ें आएगी, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आएगी। इसको अपन बोर्ड में लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए आदर्श अनुपात क्या होता है, यानी इसके लगभग होनी चाहिए आदर्श अनुपात, इससे ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं जाना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट करने वाले हैं फर्म में या कंपनी में, जो मैनेजमेंट करने वाले जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि करंट रेशो को 2:1 में रखने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट जो रेशो अपना है वो है लिक्विड रेशो या क्विक रेशो या एसिड रेशो। एक बात मैं बीच में बता देना चाहता हूं कि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रेशो तो अपन ने 12th में भी पढ़ रखा है, बीकॉम सेकेंड ईयर में भी पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12th में जो आपने पढ़ा था उससे हाई लेवल आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में था, और बीकॉम सेकेंड ईयर से हाई लेवल बीकॉम फाइनल में है, और बीकॉम फाइनल से हाई लेवल एमकॉम फाइनल में आएगा। यानी रेशो की जो पोजीशन है या स्टेज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। 12th में एक छोटा लेवल था रेशो का, उसके बाद हम बीकॉम सेकेंड ईयर में उसका लेवल थोड़ा और बढ़ गया, बीकॉम फाइनल में उसका लेवल थोड़ा और बढ़ गया है, और एमकॉम फाइनल में भी यदि आप एमकॉम एबीएसटी से करते हैं तो उसमें भी रेशो आएगा, वहाँ पर यहाँ से लेवल थोड़ा और हाई आएगा। इसलिए आप इसको इजी नहीं लें, और पहले का आपको मान लीजिए कुछ नॉलेज है तो उसका आप फ़ायदा उठाते हुए और मेरी रेगुलर क्लासें आप लेते हुए एक एक चीज़ को समझ लें। कई बार स्टूडेंट्स के ये दिमाग में रहता है कि मैंने तो 10th में और बीकॉम सेकेंड ईयर में रेशो पढ़ रखा है, इसलिए ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, मैं तो कर लूँगा, उसको सोल्व कर लूँगा। ऐसा आप भूल कर भी गलती नहीं करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा, उसका लेवल क्या रहेगा, कुल मिलाकर हर प्रकार से अपन को तैयार रहना है कि एग्ज़ाम में चाहे सरल कठिन चाहे कैसा भी प्रश्न आए उसको अपन को सोल्व करना है, और 20 नंबर में से 20 नंबर उस क्वेश्चन में अपन को लाना है। इसके लिए अपन को अभी से छोटी छोटी बातें सीखते हुए अपन को एक तरह से कंप्लीट करना है चैप्टर, और रेशो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 100% एग्ज़ाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आना है, इसलिए आप इसको इजी नहीं लें। वैसे मानता हूँ आपके लिए इजी है और इजी रहना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको थोड़ा इग्नोर कर दें या इस पर ध्यान देना बंद कर दें या रेगुलर क्लासें आप नहीं लें। रेगुलर क्लासें लेनी है, लेवल ध्यान रखना बीकॉम सेकेंड ईयर से इस चैप्टर का लेवल हाई है। ठीक है, सिलेबस बनाने वालों को भी इस चीज़ का मालूम है कि बीकॉम सेकेंड ईयर में भी चैप्टर था, बीकॉम फाइनल में भी चैप्टर है, तो सेम तो नहीं देंगे, कुछ लेवल बढ़ाकर देंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं बरतनी है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वो एक एक चीज़ आपको समझनी है, और एक दिन में आप पूरी नोट्स समझना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखें आप। तो लिक्विड रेशो मैं बताने जा रहा हूँ, लिक्विड रेशो या क्विक रेशो या एसिड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला जो है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज होती है। करंट लायबिलिटीज वही आएगी जैसे इसके अंदर है, सेम है। इसको शॉर्टकट में अपन कह सकते हैं, लिक्विड का मतलब एल हो गया और रेशो का मतलब आर हो गया, मतलब लिक्विड रेशो का मतलब हो गया एल आर, और लिक्विड एसेट्स का मतलब हो गया एल ए लिक्विड एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज का हो गया सी एल करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स किस तरह से आएगी,
जो आपकी करंट एसेट्स है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दीजिए। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दीजिए, आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। लेकिन मैंने OR लिखकर लिक्विड एसेट्स और निकाल रखी है। वो इसलिए निकाल रखी है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स यानी चारों जोड़कर करंट एसेट्स में से घटाना है, तब जाकर लिक्विड एसेट्स आएगी। तो मेरे या आपके मान लीजिए ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ही घटाएंगे या फिर ये चारों घटाएंगे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि पर्सन में चारों है तो चारों ही घटाने हैं, पर्सन में दो चीज़ दी हुई है तो दो घटाने हैं, पर्सन में चारों में से कोई एक दी हुई है तो एक घटाना है। ठीक है, लेकिन मैंने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ही क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर यही आते हैं इसलिए लिखा है। मतलब पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स तो कभी कभी बार आता है, ज़्यादातर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ही आता है। और स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी ज़्यादातर आप ये मानकर चलिए स्टॉक ही आएगा। मतलब ये भी कह सकते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, वो भी लिक्विड एसेट्स हो जाएगी। लेकिन उस स्थिति में प्रीपेड एक्सपेंसेस और पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस और पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स ये चारों के चारों घटाएंगे करंट एसेट्स में से। चारों में से कोई तीन दिए हुए तो तीन घटाएंगे, चारों दिए हुए तो चारों ही घटाएंगे, और तीन दिए हुए तो तीन, और दो दिए हुए तो दो, और इन चारों में से कोई एक दिया हुआ है तो वो एक घटा देंगे करंट एसेट्स में से, तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। फिर से कह रहा हूँ ज़्यादातर एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ही आएगा, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाते ही आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स चारों में से कोई भी आए वो घटाने हैं। लिक्विड एसेट्स का दूसरा नाम अदर करंट एसेट्स भी होता है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट, यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में यही रिपीट होंगे। नॉलेज के लिए दो रेशो अपन और देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रेशो या सुपर लिक्विड रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का सूत्र हो गया लिक्विड एसेट्स बटा लिक्विड लायबिलिटीज। तो देखिए लिक्विड एसेट्स जो पहले अपने लिक्विड रेशो में लिक्विड एसेट्स सीखी है वही सेम उसमें भी काम में आएगा, इसलिए मैंने दोबारा उसको रिवाइज नहीं किया। यानी लिक्विड एसेट्स जैसे भी निकलता है तो एब्सोल्यूट रेशो में भी लिक्विड एसेट्स उसी तरह से आएगी। नई चीज जो है लिक्विड लायबिलिटीज है, तो लिक्विड लायबिलिटीज किस तरह से आएगी, करंट लायबिलिटीज में से बैंक और ड्राफ्ट लेस कर देंगे तो लिक्विड लायबिलिटीज आ जाएगी। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो को शॉर्टकट में किस तरह से लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट यानी ए, लिक्विड यानी एल और रेशो यानी आर, ए एल आर बराबर लिक्विड एसेट्स एल ए, लिक्विड लायबिलिटीज डबल एल। लिक्विड लायबिलिटीज बराबर करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक और ड्राफ्ट, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए कुछ विद्वान तो कहते हैं कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का सूत्र ये होता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का सूत्र ये होता है। दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बुक्स में कुछ सवाल इससे सोल्व हो जाते हैं, कुछ सवाल इससे सोल्व हो जाते हैं। बड़े सवालों में तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो कभी आएगा नहीं, छोटे सवालों में आएगा। तो अपने सामने ये परेशानी है कि इस सूत्र से करें या इससे करें। तो इस समस्या का समाधान यही है कि दोनों से कर दें आप, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये माना है कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का फॉर्मूला ये होता है, कुछ लोगों ने ये माना है, मतलब जो विद्वान है, जो एक्सपर्ट है रेशो के, तो कुछ लोगों ने ये माना है और कुछ लोगों ने ये माना है। तो अपन को कैसे पता चले कौन सा सही है, दोनों ही सही है अपनी तरफ से। तो एग्जाम में मान लीजिए कोई पॉइंट्स आ भी जाता है तो इसका सिस्टम यही रहेगा कि आपको दोनों सूत्र लगाकर ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दो बार एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो निकालना पड़ेगा। रही बात आपकी बुक्स में कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर जिस फॉर्मूले से आ रहा है उसको आप करके देख लें, उससे कर सकते हैं।
तो दूसरा सूत्र जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का सूत्र है वो है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बटा लिक्विड लायबिलिटीज। तो लिक्विड लायबिलिटीज वैसे आएगी जिस तरह से पहले आई थी, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स देखिए किस तरह से आएगी। एब्सोल्यूट एक मिनट में लिख देता हूं, रह गया। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स किस तरह से आएगी, केस प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसको कहेंगे लिक्विड एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। इसका आदर्श अनुपात 0.5:1, मतलब करंट लायबिलिटीज 1 रुपया है तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स 50 पैसे होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ है केस रेशो, इसका बहुत आसान सा सूत्र है, करंट एसेट्स में केस या बैंक का भाग दे दो, और मान लीजिए क्वेश्चन में केस और बैंक दोनों है तो दोनों को प्लस करके भाग दे दीजिए, और दोनों में से केस है तो केस का भाग दे दीजिए, बैंक है तो बैंक का भाग दे दीजिए, यदि दोनों है तो दोनों को प्लस करके आप भाग दे दीजिए। ठीक है, ये केस रेशो का फॉर्मूला है। फिर से कह रहा हूं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको आराम से समझ लें, बहुत आसान है। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशो का सूत्र है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स, ये चारों में से जो भी दिया हुआ है वो लेस कर देंगे करंट एसेट्स पे, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज आप जानते हैं किस तरह से आती है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब चीज़ें क्या आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटीज में आती है। और नोट्स में जो आपको एप्स के माध्यम से जो PDF का ऑप्शन है उसके अंदर मैंने रेशो का नोट्स अवेलेबल करवा दिया है, उसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। तो आगे क्या रेशो जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो वाले जो नेक्स्ट जो है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल 4 पार्ट है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी वाले, जिसमें से एक पार्ट अपना हो गया है शॉर्ट टर्म वाला, यानी देखा जाए तो 25-25-25-25 यानी 100% एक तरह से चैप्टर में से 25% अपना क्लियर हो चुका है, जिसके अंदर करंट रेशो, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।